ओके, तो आप सबको सभी को पता है, हम मतलब 1600 से 1947 तक हमारे इंडिया ब्रिटिश के ऑक्यूपेशन ऑक्युपाइड थे ब्रिटिशर के द्वारा। तो ये जो 16 से 1947 में हम आज़ादी पाए, हम इंडिपेंडेंस डे मनाए, तो फिर हम जाके 1647 से 1950 तक हम अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और इसके बाद फिर हमने खुद को मतलब सर इंडिपेंडेंट हुए, बेसिकली रिपब्लिक स्टेट की तरह माने गए। तो ये कुछ मतलब आपका सिलेबस है जीएसआई और यूपीएससी सिविल सर्विस का। तो ये जीएसआई का शायद, हाँ, जनरल स्टडी का है। इसमें हम कवर करेंगे एक एक करके। पहले हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के बाद में जो मुझे जो लगता है जीएसआई पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी से भी लगभग अच्छे क्वेश्चन आते हैं। टू बी प्रिसाइज हम अगर देखें तो पॉलिटी से जीएसआई में देखो आप, लगभग 10-12 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है हमारे लिए। और ये सिविल सर्विस के एग्जाम में, स्टेट सर्विस के एग्जाम में लगभग 15-16 क्वेश्चन आते ही रहते हैं फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में। ओके, तो इसलिए हम पहले शुरू कर रहे हैं। और पॉलिटी जानना हमारे लिए, मतलब एग्जाम के अलावा हमारे देश के लिए, मतलब हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, we must know polity, how we administrate, how our administrative body work. So basically हमें पर्सनली भी जानना चाहिए एग्जाम के अलावा। ओके, तो ये जो मैं बताया आपको, ये जो आप सिलेबस में देख रहे होगे, तो इंडियन पॉलिटी में सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मतलब आप मानो, मतलब इंडिया का पॉपुलेशन 1/6 है वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड के 1/6 पॉपुलेशन जिसके ऊपर चलते हैं, मतलब इसके ऊपर चलते हैं। ये मतलब हमारा क्या बोले, जो बेसिकली हम हमारा राइट्स हमें देता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हम हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली 1/6 ऑफ पॉपुलेशन इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये सिर्फ इंडियन के लिए नहीं, वर्ल्ड के व्यू में देखें तो 1/6 पॉपुलेशन के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसका। ओके, तो इसे हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको पता है, मतलब 1950 जनवरी 26 में, 26 जनवरी, जिसे हम रिपब्लिक डे मनाए थे, तब ये लागू हुआ था। इससे पहले 1946 से करीब से इसके ऊपर काम करने चालू हो गए थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसे बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बनाए हैं, वो काम करना शुरू कर दिया था 1946 से अराउंड। ओके, तो हम आज पहला चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिकली एक पॉलिटी कम और हिस्ट्री क्लास आपको ज़्यादा लगेगी, हम क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे इस चैप्टर में। कैसे हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, 1600 से 1947 1950 तक पहुँचे। ऐसे नहीं कि आज हम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हो रहा है, हमारे सॉरी जैसे हमारा अभी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसे मतलब नहीं कि हम 1946 से 1950 के बीच में ही सब बना लिए, सब लिख लिए, ऐसे नहीं। हम एक एक चीज पिछले 200-250 साल में एक एक चीज अडॉप्ट करके आए हैं, एक एक लॉ, एक एक, मतलब आज देखो, अगर हम बोले कि हमारा एक प्रेसिडेंट है, हमारा एक मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये सब ऐसे नहीं कि हम 1946 से 1950 के बीच में ही सब लेके थे बैठ के, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से बहुत कुछ दिए है। ओके, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे, ये बहुत सारे हमारा जो
प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये लार्जली हमारे इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास ही मिलता जुलता रहता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के पास में साथ में। तो आज हम वही देखेंगे कैसे एक चीज हम बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे कौन सा चीज हम हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से लाए हैं। ओके, तो यही सब हम देखेंगे आज पहला क्लास में। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखिए ब्रिटिशर आपको मैं बता दूं अगर पता नहीं होगा तो लगभग 1600 में, ओके 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, ये एक ब्रिटिश कंपनी थी तो आपको पता है। तो ये ब्रिटिश के वो जो मोनार्च थे तभी हर मजेस्टी जिसे हम बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ, आई थिंक एलिजाबेथ वन, तो उनसे ये एक चार्टर साइन किया जिसे हम बॉन्ड भी कह सकते हैं, चार्टर बोलते हैं जनरली ब्रिटिश टर्म में, चार्टर साइन किए। तो उस चार्टर के हिसाब से ये ट्रेड का मोनोपोली ले लिए। मोनोपोली मतलब अकेले ट्रेड करेंगे, कहाँ से ना, अफ्रीका के ईस्ट में। ओके, हाजी जियोलॉजिस्ट ने आपको इंडियन मैप बहुत अच्छे तरह से मालूम होगा। तो अफ्रीका के ईस्ट में जनरली उस टाइम के जो बड़े बड़े कंट्री थे इंडिया थे, और अभी भी मतलब इंडिया और चाइना ये दोनों सबसे बड़ा कंट्री था। यहाँ पे उन्होंने ट्रेड का मोनोपोली ले लिया। मोनोपोली मतलब यहाँ से सिर्फ अकेले वो ट्रेड ही करेंगे। ओके, तो ये जो लगभग 350 साल आप देख रहे हो, आपको लगता होगा कि हम इतने इतने जो साल है ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने या फिर ब्रिटिश काउंसिल मतलब क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें रूल किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे हम ऐसे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं रखूँ तो इधर के जो ये दो देख रहे हो आपको 170-73 साल टू बी प्रिसाइज, ये हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट हुए हैं। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें एडमिनिस्ट्रेट किया है। ओके, तो एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, और 73 के बाद यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग यहाँ मतलब ये साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मैजेस्टी के साथ ही रूल किया है, और कम्प्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ से हमें रूल करना शुरू किया है। ओके, तो यहाँ कुछ हम इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, तो कुछ एक्ट्स देखेंगे जो रिफ्लेक्ट करता है आज का कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे साथ। कैसे देखेंगे, कैसे मतलब वो जो शुरू हुआ था एक ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते थे कुछ लगभग 26 आई थिंक 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते थे। वो चूज करते थे एक गवर्नर को। ओके, गवर्नर को एक चूज करते थे। वो गवर्नर एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। वो गवर्नर रूल करता था बेसिकली इंडिया को। ओके, तो वो जो रूल करता था वो वही रूल से हम आज हमारा एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है और सीएम है सब स्टेट में, यहाँ तक कैसे आए इस सफर को हम आज देखेंगे। ओके, तो ये कुछ आर्ट्स है जो हमें देखना है आज की क्लास में। ये सब बेसिकली तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की तरह लगेगा, लेकिन ये सब हिस्ट्री के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज देखेंगे। ओके, तो चलिए, तो मैं तुम्हें बताया कि रॉयल चार्टर एक्ट जो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई इस एक्ट से, और पावर टू ट्रेड इन इंडियन ओशन में ट्रेड करने के पावर लिए। और यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ ये है हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ वन। तो इस समय इन्होंने पावर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली का इंडिया और चाइना में बेसिकली। ओके, तो ये ट्रेडिंग पर्पज से आए थे। ओके, ट्रेड कर रहे थे। तो पहले मैं अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, पहले कुछ साल ऐसा नहीं कि वो आए और हमें लूटना शुरू कर दिया। आपको पता है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हुआ है इंडिया का, बहुत सारा ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हुआ है थ्रू आउट द रूल, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आए और हमें लूटना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं था। तो पहले पहले जब ट्रेड करने आए थे हमें बहुत प्रॉफिट भी हो रहा था। तो मतलब ये जो ट्रेड पहले 1764 तक अगर हम देखें तब तक ये सिर्फ ट्रेड ही कर रहे थे। ओके, ट्रेड कर रहे थे मतलब वो
गोल्ड और सिल्वर कॉइन लाते थे यूरोप से, और हमारे पास से चाय, अफीम, ऐसा कुछ मतलब मसाला, ये सब ट्रेड करके ले रहे थे। तो एक बिजनेस हो रहा था, तो प्रॉफिट हो रहा था, इंडिया को हो रहा था। तब 1764, ये 1750 के करीब अगर हम आए, तब तक ये 1600 से 1764 तक, तब इंडिया के अगर आप देखोगे मैप, तब 1600 के करीब, 1600 में इंडिया में सबसे बड़ा पावर जो था, सबसे बड़ा पावर वो उस टाइम मुगल ही था, मुगल एम्पायर की थी। तो धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट करने लगा मॉडर्न हिस्ट्री में, और मतलब मेडिवल हिस्ट्री में ये सब हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो धीरे धीरे वो मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट करने लगा। जब डिसइंटीग्रेट होता है एक एम्पायर, तो एक पावर वॉइड क्रिएट होता है। तो उसको फिल करने के लिए नया नया शक्ति उभरते हैं। तब भी मराठा और बहुत सारे पावर आए थे, लेकिन जो सबसे मतलब मोस्ट पावरफुल पावर जो कि उभर के निकल आए, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, टू बी प्रिसाइज ब्रिटिश। ओके, तो ये तो 1600 से 1764 तक वो सिर्फ ट्रेड पर्पज पे ही काम करते थे। 1750-57 टू बी प्रिसाइज 1757 में एक वार लड़ी गई थी, आपको पता होगा, बैटल ऑफ पलासी जिसे कहते हैं। ये बंगाल के नवाब और हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है वो, लेकिन वो खुद की आर्मी मेंटेन करता है। ओके, मतलब बाहर जाता है, बिजनेस करता है, इसलिए वो खुद की आर्मी भी मेंटेन करती है। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी और बंगाल ऑफ नवाब, जो बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में बैटल ऑफ पलासी हुआ था। और इसके बाद 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर में ये तो हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन इससे क्या हुआ ना, ये जो थे हमारा उस टाइम का मुगल एम्पायर जो थे, शाह आलम II, वो यहाँ पे हार गए बैटल ऑफ बक्सर में। और भी थे, लेकिन इन्हें हमारा पॉलिटिकली क्या डिफरेंट हुआ कि यहाँ पे हारने के बाद एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वो साइन किए, जहाँ वो दीवानी राइट्स दे दिए। दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्ट करने की राइट्स। ओके, तो किसको दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने के लिए राइट्स दे दिए। ओके, सॉरी। ओके, तो कौन से एरिया में वो उस टाइम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब एरिया से वो टैक्स कलेक्ट करने की पावर आया उनसे। तो देखो, बिजनेस करने के लिए आए थे, अभी टैक्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। ओके, तो धीरे धीरे पावर में आ रहे हैं ब्रिटिशर्स। ओके, तो जो और उस टाइम भी ये एरिया जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब, और बंगाल का मतलब उस टाइम की सिर्फ बंगाल नहीं, मतलब बांग्लादेश प्लस बंगाल, तो बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। तो अप्रोक्सीमेटली 25% बोल सकते हैं हमारा इंडिया का जो जीडीपी है, ये एरिया से आता था। ओके, तो ये बहुत बड़ा था, मतलब उनके लिए एक, हम बोल सकते हैं कि आप मतलब पावर, बहुत बड़ा पावर उनके हाथ में आ गया था। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम देखेंगे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, जो कि 1773 से शुरू होके 1858 तक। हम जो 1600 से 1773 तक आए, ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से आए थे। 1764 तक, 1764 से 73 तक वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए। ओके, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। ये 1773 से 58 तक वो एक फुली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गए थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिए थे, मतलब हम पे राज करना शुरू कर दिए थे। तो ये जो हुआ, धीरे धीरे पावर आया, उनके पास पैसा आया, पैसा कलेक्ट करने की पावर आया। ये धीरे धीरे क्या हुआ ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला ये बात कि एक प्राइवेट कंपनी कैसे जाके इंडिया में इतना उभर रहा है। तो वो धीरे धीरे रेगुलेट करना शुरू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो, धीरे धीरे रेगुलेट करने से पूरा पावर कैसे लेते हैं, ये भी हमें देखना है।
ओके, तो रेगुलेट करना शुरू कर दी। फर्स्ट ये 1777 का जो रेगुलेटरी एक्ट है, रेगुलेटरी नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये रेगुलेट करते हैं कुछ। ओके, तो किसको रेगुलेट करते हैं? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते हैं। कौन कौन सा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, उसे कंट्रोल करने के लिए तो एक नया पोस्ट गवर्नर जनरल, हिस्ट्री में ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम सिर्फ पॉलिटिकल व्यू से देख रहे हैं। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किए, वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया। तो देखो, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, आपको बताया कि मैं कि वो जो बताया 24 मेंबर का एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नर को एम्प्लॉय करता है इंडिया में। ओके, उस टाइम क्या होते थे, मतलब मद्रास में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, बॉम्बे में भी था, बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में, ये सब जगह में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। तो हर जगह पे एक एक गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किए रखे थे। कौन? ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही। ओके, तो वो अपॉइंटमेंट करते थे यहाँ पे गवर्नर को। ओके, तो ये जो गवर्नर है, ये सब इंडिपेंडेंट थे, किसी एक के अधीन नहीं आ रहे थे। ओके, मतलब सब अलग अलग थे, अलग अलग, मतलब बॉम्बे का ये हेड थे, कलकत्ता के ये हेड थे, मद्रास के ये हेड थे, सब अलग अलग थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, यहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। मतलब धीरे धीरे पूरा इंडिया को कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अक्वायर किया, सेंट्रलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का एकत्रीकरण हुआ। कहाँ पे? ये कलकत्ता वहाँ का सबसे बड़ा सिटी था उस टाइम का, और मतलब पॉलिटिकल व्यू से भी, तो वहाँ से कलकत्ता में सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट, नया पोस्ट क्रिएट किया, वाराणसी को बनाया, इनके अंडर में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को इनका सबऑर्डिनेट बना दिया। ओके, कलकत्ता का सबऑर्डिनेट बना दिया। और वहाँ पे जब ये इंडिपेंडेंट थे, ये अपना खुद का वार, किसी से वार करना हो, बॉम्बे में हो गया, मतलब उधर मतलब टीपू सुल्तान से वार हुआ, तो ये खुद अपना चॉइस ले सकते थे उस टाइम। ओके, लेकिन जब सबऑर्डिनेट जब बन गए, तो वार एंड पीस का डिसीजन सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी को चला गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन में आ गए बॉम्बे, सॉरी, हाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी में कलकत्ता के अंदर में बॉम्बे आ गया और मद्रास आ गया। ओके, और क्या हुआ ना, यहाँ से देखो, ये रेगुलेटिंग आप जो पढ़ रहे हैं, ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे रेगुलेट कर ले ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या किया ना, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया इंडिया में। ये सुप्रीम कोर्ट इंडियन के लिए नहीं था, मतलब इंडियन के बीच के जो मामला ये नहीं देख रहा था, वो ब्रिटिश के मामले को ही देख रहे थे। तो ब्रिटिशर अगर किसी इंडियन के झमेला हो, या फिर कुछ क्रिमिनल केस हो, या फिर कुछ रेवेन्यू केस हो, ये सब देखा करते थे। तो फोर्ट विलियम वहाँ पे कलकत्ता में है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाया, एक चीफ जस्टिस और 3 जज के साथ। ओके, तो ये जो आपको जो बताया मैं, पावर के ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, 26 डायरेक्टर मैंने बताया था। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्हें बताया कि आप जितना भी रेवेन्यू मैटर हो, सिविल मैटर हो, मिलिट्री अफेयर्स हो, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को आप धीरे धीरे बताना शुरू कर दो। मतलब धीरे धीरे नहीं, मतलब बताना शुरू कर दो। तो वो धीरे धीरे कंट्रोल में ला रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, तो फिर 1781 में कुछ अमेंडमेंट किया गया उस एक्ट से। हम जो 1777 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें हम क्या देखें, बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्राई कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर 26 डायरेक्टर के पास है। ओके, वो अपॉइंट करते हैं ईस्ट इंडियन प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया,
या फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो गया, वहाँ पे अपॉइंट करते हैं गवर्नर। वो गवर्नर 1773 अमेंडिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता का वो जो गवर्नर है व बंगाल का जो गवर्नर है वो हेड हो गए, उनके सबऑर्डिनेट में आ गए बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर। ओके, ये हम 73 में देखे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ये सब हुआ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था वो धीरे धीरे रेवेन्यू मैटर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू मैटर और पॉलिटिकल अफेयर में धीरे धीरे टांग अड़ाने लगा, एक तरह से बोल सकते हैं। तो 1781 में वो कुछ अमेंडमेंट किए 1773 एक्ट में, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को थोड़ा कम करने के लिए। ओके, तो क्या अमेंडमेंट किए गए? तो गवर्नर जनरल एंड इस काउंसिल, ये देखो, ये जो गवर्नर जनरल है इनको एक काम, मतलब अकेले काम नहीं करते हैं गवर्नर जनरल, उनका एक 4 मेंबर का काउंसिल एक होता है। ओके, तो 4 मेंबर का काउंसिल इन्हें मतलब काम में मतलब हेल्प करते हैं। ओके, तो ये और इनके काउंसिल को ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से अलग कर दिए गए। ओके, और रेवेन्यू मैटर को सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से अलग कर दिए। पर्सनल लॉ को डिपेंडेंट किया, मतलब पकड़ो कि ब्रिटिशर्स के कुछ एक केस चल रहा है एक हिंदू के साथ, तो वो जो केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में जब केस लड़ा जाएगा तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली लड़ा जाएगा, ये बताया था। पर्सनल लॉ ऑफ डिपेंडेंट डिपेंडेंट को अपने पर्सनल लॉ के हिंदू लॉ या फिर मुसलमान लॉ, ये इनके हिसाब से चलना होगा, ये बताया गया था। इंडियन के लिए एक तरह से सही था। ओके, और अपील फ्रॉम प्रोविजनल कोर्ट टू बी टेकन टू द गवर्नमेंट काउंसिल rather than सुप्रीम कोर्ट। देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट हमारा अभी का सिस्टम क्या है, हमारा इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं कर पाया, मतलब सही नहीं कर पाया बोल सकते, या फिर हाई कोर्ट ने उनसे लेने के लिए चाहा तो ले सकते थे, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, इसे हायरार्की में जाता है केस। लेकिन वहाँ क्या हुआ ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में अंदर में प्रोविंशियल कोर्ट था उस टाइम का। ओके, सब प्रोविंस में एक एक कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट। तो ये क्या बताया कि ये प्रोविंशियल कोर्ट जो है वो अगर कोई केस ठीक सही से नहीं डिसीजन दे पाए तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास चला जाएगा। ओके, ये जो गवर्नर जनरल दिख रहे हैं आपको, गवर्नर जनरल 4 मेंबर के एक काउंसिल बनाए हैं, तो ये 4 मेंबर काउंसिल के पास वो केस जाएगा। जो आज के हिसाब से अगर देखो तो मतलब ये गवर्नर जनरल हमारा आज के हिसाब से देखो तो अगर पीएम मान लो, पीएम हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर हम बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जजमेंट नहीं दे पाएगा वो पीएम देंगे, ये मतलब बहुत पेचीदा बात है आज के ये में, लेकिन उस टाइम ये हुआ था। ओके, तो वो अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को सप्रेस करने के लिए कोशिश की सारे। देखो, सुप्रीम कोर्ट का ही लॉ को अमेंडमेंट किया हमने, सुप्रीम कोर्ट को सप्रेस करने के लिए कोशिश की। तो फिर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वहाँ गवर्नर, वहाँ पे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो वीटो पावर की मांग की। वीटो, आज भी आप वीटो की पावर के बारे में कुछ बता दूँ। वीटो पावर का मतलब देखो, मैं बताया कि एक गवर्नर जनरल होता है, उनका 4 काउंसिल मेंबर होते हैं, ये जो डिसीजन लेते हैं साथ में लेते हैं। अगर एक काउंसिल मेंबर कुछ चीज़ को नहीं माने, गवर्नर जनरल करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका सहमत चाहिए। ओके, तो अगर वीटो पावर का मतलब इनका परमिशन के बिना कुछ काम करने के लिए जो पावर चाहिए उसे वीटो पावर बोलते हैं। ओके, तो ये काउंसिल मेंबर और काउंसिल मेंबर, ये जो काउंसिल 4 मेंबर के काउंसिल है, इनको ओवरराइड करने के लिए बेसिकली ये कॉर्नवालिस वीटो पावर का मांग किया था, उन्हें उस टाइम मिल गया था। और वो कमांडर इन चीफ भी बनना चाहते थे, मतलब कमांडर इन चीफ मतलब आर्मी का हेड। ओके, आर्मी कमांडर का चीफ, उन्हें ये 2 पावर उन्हें दिया था। ओके,
ओके। रेगुलेटरी एक्ट, हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट देखें। रेगुलेटिंग एक्ट में हमेशा ब्रिटिश की पार्लियामेंट कुछ रेगुलेट करना चाहती है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में। ओके, तो सॉरी, एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, हम देखें कि अभी अभी तक का जो देखें हम, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहे हैं 24 डायरेक्टर। ये 24 डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं एक गवर्नर। ओके, गवर्नर, और 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो टॉप मोस्ट पोस्ट पोजीशन पे है इस लिस्ट में, और उनके अंडर में आते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर है, लेकिन वो सबऑर्डिनेट है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ओके, ये अभी तक का सिस्टम अभी इस तरह से चल रहा है सिस्टम। तो ये 1784 में 1784 में जो एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट जिसे बोलते हैं, वो विलियम पिट्स जो उस टाइम का ब्रिटेन का पीएम थे, वो उसके नाम के हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से दिया गया है पिट्स एक्ट। ओके, तो ये क्या किए ने, ये जो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, गवर्नर जनरल के अंडर जो पावर है, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर, ओके, ये सब कमर्शियल पर, ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल पर्पज से आया था, लेकिन अभी कमर्शियल पर्पज भी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज भी कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव में मिलिट्री पावर भी उसका है, खुद का मिलिट्री है। तो ये जो पावर है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ट्राई किया गया है रेगुलेटरी एक्ट 1784। ओके, तो कैसे डिफरेंट किया गया, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक अपॉइंटमेंट किया, न्यू बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, उनके अंडर एक 6 मेंबर के, अंडर में नहीं बोल सकते हैं, उनके साथ में। ओके, क्या हो रहा है? ओके, तो एक गवर्नर जनरल के साथ में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंटमेंट किया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर का। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, आपको बताया कि डायरेक्टर है, गवर्नर जनरल को अपॉइंट करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर भी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, 24 डायरेक्टर जिनमें है, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो बॉडी हो गए हैं जो अभी इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नर जनरल को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली डायरेक्टली इंडिया को रूल कर रहा है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को हमेशा, मतलब ये सब चीज़ें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को खबर देगा। ओके, तो ये ये जो हम यह बता रहे थे, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये दो पावर सेपरेट किया गया है। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो देख रहे हैं अभी कमर्शियल पावर, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 6 मेंबर का एक कमेटी को अपॉइंटमेंट किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, वो अभी देख रहे हैं मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। मैंने पहले बताया 1600 में जैसे चार्टर एक पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ट्रेडिंग कर लिया। जो चार्टर्स पास किया गया था, चार्टर्स पास किया था ट्रेडिंग पर्पज के लिए पास किया गया था। अभी वही चार्टर में कुछ कुछ चेंज करने के लिए वो एक्ट्स आएंगे जिसे हम बोलते हैं चार्टर्स एक्ट। ओके, तो ये चार्टर्स एक्ट जो 20-20 साल के अंतर में आएंगे, 93,
1813, 1833, 1853 4 चार्टर्स एक्ट थे। ओके, जो 4 चार्टर्स एक्ट थे हम उन्हें अब देखेंगे। वो ये नाम से ही पता चल रहा है, ये जो चार्टर्स पहले 1600 में चार्टर साइन किए गए थे उनमें से चेंज करने के लिए कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को और कुछ प्राबंदियों में लाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये सब एक्ट थे। ओके, तो ये 20-20 साल के अंतर में आता है और ट्रेडिंग के लिए और 20 साल ट्रेडिंग की मोनोपोली इन्हें देता है। ओके, बेसिकली ये क्या करता है ना, 1793 में जो चार्टर्स एक्ट आया, क्या हो रहा है, ओके, 1793 में जो चार्टर्स एक्ट आया वो वीटो, हम देख रहे थे ना अभी, वीटो पावर दिया गया था, अभी देखे थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वीटो पावर लिए थे, वो मतलब वीटो पावर मतलब ओवरराइड करने के लिए, वो जो चार मेंबर का उनका जो काउंसिल है उनके ओवरराइड करने के लिए पावर को। ओके, वो अभी चार्टर्स एक्ट में वो लीगलाइज मतलब लीगलाइज कर दिया गया अमेंडमेंट के द्वारा पावर। क्या हो रहा है, काउंसिल को ओवरराइड करने के लिए वीटो पावर को, वो सिर्फ कॉर्नवालिस ने मांगा था, वो जो पावर था वो कॉर्नवालिस ने मांगा था, इसीलिए उन्हें दिया गया था, वो कि लॉ नहीं बना था इसमें, वो लॉ में आ गया वीटो पावर गवर्नर जनरल को टू ओवरराइड द काउंसिल। उनका जो काउंसिल मेंबर है, 4 मेंबर का काउंसिल है, उन्हें उनके डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए बेसिकली ये एक्ट इनएक्ट कर दिया गया था। और ये बताया गया था उस टाइम कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ भी बताया गया था, तो ये कमांडर इन चीफ नहीं होंगे, ये मतलब एक्ट में बताया कि कोई ना कि गवर्नर जनरल ना कि उन 4 में काउंसिल मेंबर से कोई एक कमांडर इन चीफ नहीं बनेगा, कमांडर इन चीफ डिफरेंट पर्सन ही बनेगा, ये भी बताया गया था। और यहाँ से देखो हमारा जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हुआ था, मैं बता रहा था कुछ समय पहले, ये यहाँ से शुरू हो गया था। ओके, यहाँ से शुरू हो गया था। तो कैसे ना, यहाँ से सबसे बड़ा क्या हुआ ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने सारे डायरेक्टर हो, जितने सारे स्टाफ हो, उन्हें इंडियन रेवेन्यू से पैसा देने की बात है, मतलब सैलरी हो कुछ भी हो इंडियन रेवेन्यू से ही देने के लिए बताया गया। तो देखो मतलब पहले क्या होता था, ट्रेड होता था, हमें सामान देते थे और सॉरी हमें पैसा देते थे, सामान लेते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, वो उन पैसे से हमसे सामान खरीद रहे हैं। वो अभी टैक्स भी कलेक्ट वो कर रहे हैं ना, वो टैक्स के माध्यम से हो, वो पैसा उनके पास आ रहा है, वो हमारे पैसा लेके हमसे सामान खरीद रहे हैं और वही सामान बाहर लेके बेच रहे हैं। मतलब हमारा सामान भी तो गया गया, हमारे पैसे भी गए। ओके, तो इसे कहते हैं ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ का ड्रेनेज यहीं से शुरू मतलब शुरू हो गया था, मतलब एक तरह से देखे तो। ओके, तो जो स्टाफ है वो इंडियन रेवेन्यू से पेड किए गए। ओके, तो फिर 20 साल के बाद 1813 में आता है चार्टर्स एक्ट। ये क्या करते हैं ना, वो जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कंट्रोल कर रहा था धीरे धीरे, वो जो मोनोपोली है उसे एंड किया। ओके, पूरा एंड नहीं किया, चाइना में मोनोपोली था और इंडिया में चाय बेचने की सिर्फ मोनोपोली था। ओके, तो ये मोनोपोली धीरे धीरे एंड करते जा रहे हैं उनका, धीरे धीरे वो मतलब आप देखोगे तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनता जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक कमर्शियल पर्पज से आया था इंडिया। ओके, और क्या हुआ ना, आपको पता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंडर में ये बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, ये सब प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में अभी तक भी नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करना चाह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटमेंट कर रहा है, इनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो अपॉइंटमेंट कर रहा है 26 लोग का डायरेक्टर है, वो अपॉइंट कर रहा है गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वो उसके अंडर में गवर्नर ऑफ मद्रास आ रहे हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे आ रहे हैं, सब उनके अंडर में आ रहे हैं।
ओके। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी इनका 4 मेंबर का एक काउंसिल भी है, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो मिलिट्री अफेयर्स देख रहा है, मिलिट्री अफेयर्स और टैक्सेस ये सब देख रहा है। ओके, इतना ही हमारा अभी तक का सफर ये हुआ है। ओके, तो ये क्या हुआ ना, ये बोल दिए कि ये जो काम कर रहे हैं ये सब ब्रिटिश क्राउन के अधीन में ये सब कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक ब्रिटिश क्राउन इस पर कोई हक नहीं जमा रहे थे, अभी धीरे धीरे हक जमाने शुरू कर दिया कि ये हमारी ही कंपनी है, ये मोनार्क के लिए काम कर रहा है, और इंडियन में जितना सब टेरिटरी है, बॉम्बे हो, बंगाल हो, ये सब ये रेगुलेट कर ले, वो ब्रिटिश मोनार्क के बिहेव से रूल कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी को और वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत प्रमोशन मिला था। ओके, ये हिस्टोरिकल बात है, ये हम नहीं देखेंगे। फिर 1833 में आता है नेक्स्ट चार्टर्स एक्ट। 20-20 साल के अंतर में एक एक चार्टर्स एक्ट आता है, आपको बताया था। ओके, फिर 1753 में आता है। ओके, ओके, 1833 का चार्टर्स एक्ट अब देखेंगे हम। ओके, 1833 के चार्टर्स एक्ट अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं धीरे धीरे सेंट्रलाइज होता जा रहा है, सबके पावर बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर आ रहा है, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नर जनरल। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 33 का जो चार्टर एक्ट आया, वो एक नया, वो जो देखो इतना सेंट्रलाइज हो गया कि उन्हें अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया है। धीरे धीरे इतना सेंट्रलाइज हो गया पावर। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोले गए, जिसका पहले जो थे वो विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेंट्रलाइजेशन पावर होता जा रहा है। सिविल और मिलिट्री पावर, सिविल एंड मिलिट्री पावर सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, उनके पास रहे। ओके, तो मिलिट्री सिविल का पावर हो गया कि मिलिट्री का कोई पावर है या किससे वार लड़ना है, किससे ये लड़ना है, सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ले सकते हैं उनका डिसीजन। ओके, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है वो नहीं ले सकते। ओके, तो और लेजिस्लेटिव पावर जो है, कुछ भी लेजिस्लेटिव पावर मतलब कुछ भी लॉ मेक करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ये जो पावर है वो भी बॉम्बे और मद्रास से छीन लिया गया। तो अभी जो भी है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ओके, तो वो ये सिर्फ नोमेनकल्चर चेंज हुआ है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उन्हें अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, क्योंकि लगभग इंडिया उनके हाथों में आ गया है, और ये अब मोस्ट पावरफुल पर्सन हो गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इन इंडिया। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी फुली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया है, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और इट्स टेरिटरी इन इंडिया इज हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर मैजेस्टी और हर हिज मैजेस्टी। ओके, जो भी क्राउन है उनके बिहाफ से ये इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है अभी तक। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि 53 वाला चार्टर्स एक्ट, ये भी चार्टर्स में जो चेंज हुए ये सभी हम चार्टर्स एक्ट में देख रहे हैं। तो 1853 चार्टर्स एक्ट में क्या हुआ कि ये जो हम देख रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अभी देखें कि नया पोस्ट जो 33 में जो क्रिएट किया गया, उनके पहले से ही एक 4 मेंबर का एक काउंसिल है, मैं बता रहा हूँ, वो एक काउंसिल के द्वारा
एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं वो 4 मेंबर का काउंसिल है, लेकिन एक नया 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया अलग से। ओके, किस एक्ट से? चार्टर्स एक्ट से। अगर आप अभी देखोगे अभी का सिस्टम, अभी प्राइम मिनिस्टर है हमारे सेंटर पे, वो उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है, जिसे हम पोर्टफोलियो मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, उनका जो और वो उनका हमारा लेजिस्लेशन भी है, जो वो लोकसभा बोल सकते हो, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हमारा, इसे हम रिजेंबल कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ओके, आज का लोकसभा राज्यसभा से तो पहली बार ये 6 मेंबर का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया 1853 चार्टर्स एक्ट में। ओके, तो जिसे हम मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। ओके, पार्लियामेंट बेसिकली लोकसभा राज्यसभा को, अभी अभी अगर देखें लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट माना जाता है। ओके, और ये जो 6 मेंबर है, 6 में से 4 मेंबर लोकल रिप्रेजेंटेटिव है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब इंडियन नहीं है, ये गलती मत मन में मत रखना, ये इंडियन नहीं है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब इंग्लिश ही है, लेकिन वो ब्रिटिशर से, लेकिन बॉम्बे का एक, बंगाल का एक, मद्रास का एक और आगरा का एक, अलग अलग जगह से ब्रिटिशर को इस काउंसिल में ला रहे हैं। अभी तक इंडियन कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंक्लूड नहीं किए गए। ओके, और ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम स्टार्टेड, मतलब सिविल सर्विस का एग्जाम स्टार्ट हो गया था। ओपन कंपटीशन मतलब जो चाहे दे सकता है। इससे पहले सिर्फ ब्रिटिशर दे रहे थे, अभी इंडियन भी इंक्लूड किए गए हैं। ओके, जिसे मैकॉले कमेटी ने बेसिकली स्टार्टेड किया था, ये कमेटी ने रिकमेंड किया था। ओके, तो अभी तक का हमारा जो सिस्टम है कैसे चल रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है एक। ओके, इनका एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, और इस 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के 4 मेंबर अलग अलग प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं, अलग अलग प्रोविंसेस के ब्रिटिशर है। ये गवर्नर ऑफ जनरल, और एक हम मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी इसको अपॉइंटमेंट कर रहा है, और ऑन द बिहाफ ऑफ क्वीन ये काम कर रहा है, ये बता रहा है। ओके, क्वीन के बिहाफ पे काम कर रहा है। ओके, और इनका है एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है 24 लोगों का। बेसिकली ये जो 24 लोगों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, यही अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर जनरल को इंडिया में। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक भी बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करता है। ओके, बेसिकली तो अभी तक का यही सीन है इंडिया में। ओके, तो अभी से चेंज होता है कुछ, क्या चेंज होता है? तो चेंज क्या होता है कि ये जो 1858 में, 57 में होता है हमारा, जिसे बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली बहुत बड़ा वार होता है, और बेसिकली इंडिया को, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया को दोहला के रख देता है। तो क्राउन क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि अभी ये नहीं है, मतलब अभी इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने के काबिल नहीं है, इसे हमें खुद चलाना होगा। ओके, तो इसलिए ये जो 17 से मतलब डायरेक्ट क्राउन के अंडर, क्राउन रूल के अंडर आ जाता है इंडिया। तो यहाँ से क्राउन के रूल शुरू होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरा पूरी खत्म हो जाता है। ओके, तो क्राउन रूल में हम देखेंगे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल टोटली एंड कर रहे हैं यहाँ पे हम। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अब इसे रूल नहीं करेंगे। ओके, न्यू पोस्ट वाइस रॉय का जो हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसे बोल रहे थे, उसे अब नया नाम दिया गया है वाइस रॉय। ओके,
वाइसरॉय नया नाम दिया गया है, वो एजेंट ऑफ क्राउन होंगे, क्राउन का एक एजेंट होंगे रादर देन। अभी तक ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वही अपॉइंटमेंट कर रहे थे वाइसरॉय को, गवर्नर जनरल को। अभी वो नहीं होगा, अभी से क्या हो गया ना, वो क्राउन क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हो गए। इनका काम टोटल से खत्म खत्म किया गया है, ये अभी काम नहीं कर रहे। ओके, और एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया ऑफिस क्रिएट किया गया। अगर आप देख रहे होंगे तो ये लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर पहला गवर्नर जनरल थे, पहला वाइसरॉय थे। और ये एडवर्ड स्टैनली है जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ओके, तो ये कोड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब जो बॉडी है इनको पूरा अबोलिश कर दिया गया। अभी का सिस्टम क्या है ना, यही तक सिस्टम है। मतलब अगर हम देखेंगे तो अभी तक का सिस्टम यही है कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद इंडिया में एक वाइसरॉय है जो रिप्रेजेंटेटिव, किसका रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट रिप्रेजेंट ब्रिटिश क्राउन का है। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश मोनार्स का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म, पूरा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो वाइसरॉय अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आते हैं। और इनका दो है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर है। ओके, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया एक पोजीशन आया है। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करता है। देखो, पूरा एक ब्रिटिश के मोनर्स, जो ब्रिटिश के मोस्ट पावरफुल पर्सन है, वो वाइसरॉय के अपॉइंटमेंट करते हैं। उनका मेंबर यहाँ काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, लेजिस्लेटिव मेंबर है। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनका एक बॉडी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम, ब्रिटिश ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ये काम कर रहे हैं। ये बेसिकली ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो सेक्रेटरी, जो जिन्हें सेक्रेटरी बोलते हैं ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है। ओके, फिर ये जो हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, जो 3 इंडियन काउंसिल एक्ट है, एक 61 में हो गया, 1861 में, 1892 में, 1909 में, ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट हमारा है जो हम अभी देखना है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ होता है, नाम नाम से ही पता चल रहा है, वो जो ब्रिटिश वाइसरॉय का एक 6 मेंबर का एक काउंसिल हम बनाए थे, जिसे हम मिनी पार्लियामेंट बोल रहे थे, जिसे अभी मैं जो बता रहा था, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वाला। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये वाला। तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पे वो उसका उसी चेंज को हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट में। ओके, तो इंडियन काउंसिल एक्ट में ये जो 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें कुछ चेंज हो रहा है, उसे हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। पहले 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ से देखो, हम 1773 से यहाँ तक देखेंगे तो 1861 तक यहाँ से सेंट्रलाइज हो रहा था। धीरे धीरे सारे पावर एक लोग के हाथ में आ रहा है। वो उसे गवर्नर जनरल व्हीकल बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल इंडिया बोल रहे हैं, फिर वाइसरॉय बोल रहे हैं, डिफरेंट नेम में, लेकिन पावर एक लोग के हाथ में आ रहा है। एक मतलब एक तरह से सेंट्रलाइज हो रहा है पावर। ये जो सेंट्रलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था, ये धीरे धीरे अभी डिसेंट्रलाइज होगा। मतलब कुछ कुछ पावर बैक देंगे, सारे सारे प्रोविंसेस को बैक करेंगे हम। ओके, तो
जो लेजिस्लेटिव पावर हम छीने थे बॉम्बे मद्रास से, वो अभी रिटर्न कर रहे हैं उन्हें, और डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखो, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ओके, पहली बार इंडियन इंडियन आर्ट कर रहे हैं हम इंडियन काउंसिल में। ये जो ओके, तो वाइसरॉय का एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव का मतलब ये लॉ इंप्लीमेंट करता है, लेजिस्लेटिव का मतलब ये लॉ बनाता है। ये लॉ बनाना, ये जो काम है, यहाँ पे पहली बार हम इंडियन को ऐड कर रहे हैं। ओके, कहाँ से? 1861 के जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है। ओके, तो 3 इंडियन को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 3 इंडियन ऐड कर रहे हैं एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। मतलब ये जो 6 मेंबर है उनमें से 3 नहीं, वो 6 अलग कमिटी है पूरा, वो अलग है, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये ऑफिशियल मेंबर नहीं, नॉन ऑफिशियल मेंबर है, लेकिन इंडियन ऐड हो रहे हैं। ओके, तो 3 जो ऐड हो रहे हैं वो कौन कौन है? राजा ऑफ बनारस है, महाराजा ऑफ पटियाला है, और सर दिनकर राव। ये 3 लोग ऐड, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर पहली बार ऐड हो रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो, मतलब हम सेंट्रल में एक देख रहे थे, एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये अभी सारे प्रोविंसेस में बना गए। बंगाल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल आ रहा है, मद्रास में भी आ रहा है, और बॉम्बे में भी आ रहा है। ओके, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटल प्रोविंस में, पंजाब में, ये सब में लेजिस्लेटिव काउंसिल आ रहा है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब हमारा जो अभी आप देखोगे, एक रेलवे मिनिस्टर है, एक मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है, और डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिस्टर, वो पोर्टफोलियो बांटा गया है ना, वही सिस्टम। मतलब धीरे धीरे देखो, हाँ, हमारा अभी अभी वाला सिस्टम अगर हम देख रहे थे, ये पोर्टफोलियो जो हम अभी मिनिस्टर में जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, वो 1861 काउंसिल एक्ट का देन है। ओके, तो वहां से पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस तो 59 में किया गया था, लेकिन लीगलाइज वो इनेक्टेड हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 61 के काउंसिल एक्ट में। ओके, Viceroy got ordinance making power during an emergency without concurrence of legislative council for 6 months. ओके, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मतलब अगर कोई आपदा समय में, तो वो ये जो काउंसिल मेंबर है उनका, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर हो गया या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हो गया, उनके बिना बातचीत किए उन्हें इमरजेंसी लगा सकते हैं 6 महीने तक। ओके, इसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बोलते हैं। ओके, फिर 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या चेंजेस है अभी? मतलब हम अभी तक इस सिस्टम सेम है। वाइसरॉय है, वाइसरॉय के अंडर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर का, एक 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और यहाँ पे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर है। नॉन ऑफिशियल मेंबर है वो इंडियन है। ओके, इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किए हैं हम। ओके, तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उन्हें इंक्रीज किया गया है सेंटर में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में भी। अभी हम देखें नॉर्थ, मतलब नया नया प्रोविंसेस में भी आ गया, बंगाल में हो गया, नॉर्थ फ्रंटर हो गया, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटर हो गया, पंजाब में, यहाँ सब में लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया। वही लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम इंक्रीज कर रहे हैं कि किनका? ये नॉन ऑफिशियल मेंबर का, मतलब इंडियन को धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं हम लॉ मेकिंग में। ओके, बट मेंटेनेंस ऑफ ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम, मतलब ये नॉन ऑफिशियल मेंबर तो रहेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफिशियल, वो जो 6 मेंबर की है उनका मेजोरिटी रहेगा। इन्हें सिर्फ मतलब एक नाम नाम के ऐड कर रहे हैं। ओके, कुछ पावर दे रहे हैं लेकिन फुली नहीं दे रहे। ओके, अभी तक डायरेक्ट इलेक्शन कुछ नहीं हुआ है। ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उन्हें
ऐसे नॉमिनेशन बेसिस पे चुना जा रहा है। द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ा गया है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इनका फंक्शन बढ़ाया गया है, तो इन्हें बजट भी डिस्कशन करने के लिए दे रहा है, क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करने के लिए दे रहा है। मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव है ये लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो लॉ बनाते हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो इम्प्लीमेशन क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनको क्वेश्चन करने का हक भी दिया जा रहा है, धीरे धीरे पावर दिया जा रहा है लेजिस्लेटिव। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये मतलब अगर रिजेंबल करे अभी के लोकसभा राज्यसभा और इनसे रिजेंबल हम अभी कर सकते हैं। तो ये 6 मेंबर के जो काउंसिल है ये अभी लोकसभा में 545 मेंबर है, राज्यसभा में 245 मेंबर है। यही वाला बढ़ के ये होगा अगर हम देखेंगे तो एक तरह से। ओके, फिर 1909 के काउंसिल एक्ट में हम आएंगे। 1909 के काउंसिल एक्ट में क्या हुआ, इसे मर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये है मर्ले, ये मिंटो। तो वाइसरॉय हमारा मिंटो थे उस टाइम का। हम देख रहे थे जो वाइसरॉय का काउंसिल है उनके अर्जेंट में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहते थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर रहते हैं। ओके, वो दोनों मिलके ही इंडिया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रिटिश मोनार्च को। ओके, ये दोनों मिलके इंडिया चला रहे हैं, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दोनों मिलके, ये उस टाइम के मॉर्ले, जॉन मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, ये दोनों मिलके 1909 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किए। और ये जो काउंसिल, ये सबसे इसका मतलब सबसे बड़ा जो ये था, ये इलेक्शन था। लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो जो इनके अंडर में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है इनके अंडर में, और एक एग्जीक्यूटिव आता है, 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल आता है। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्शन शुरू हो गया है। तो इलेक्शन, ये इलेक्शन के बेसिस पे ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अभी 16 मेंबर का था, वो अभी बढ़ गया है, 60 मेंबर का हो गया है। ओके, ये 60 मेंबर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये इलेक्शन इसका हो रहा है। लेकिन ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब देखो, एक होता है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब कोई एक मतलब एरिया में कोई एक क्या बोलते हैं इसे, पकड़ो एक इलेक्शन में एक जगह से सिर्फ एससी या एसटी मेंबर चुने जाने के लिए बोल रहे हैं। अभी अभी तक भी ये सिस्टम हमारा है। लेकिन इसे हम वोट जो दे रहे हैं, अभी का बात कर रहा हूं, तो ये वोट हम एक इलेक्टोरेट के सारे मेंबर दे रहे हैं। ओके, सारे वोटर्स दे रहे हैं। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है ये जो एरिया है, यहाँ से मुस्लिम मेंबर ही चुने जाएंगे। ओके, मुस्लिम मेंबर ही चुने जाएंगे और इसे वोट भी सिर्फ मुस्लिम मेंबर ही करेंगे। ओके, और दूसरे जो लोग हैं इन एरिया में वोट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लोगों को वोट देके ये करेंगे। ये मतलब हमारा जो हिंदू और मुस्लिम में जो ड्रिफ्ट था, यहाँ से बेसिकली शुरू हुआ था, हम बोल सकते हैं। ओके, तो एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को मेंबर का 16 से बढ़ा के 7 कर दिया गया है। और ये जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें भी इंडियन ऐड करे जा रहे हैं। पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली इंडियन है, ये जो फोटो में ये जो है, तो ऐड किए गए हैं वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंट दोनों में इंडियन ऐड हो रहे हैं। ओके, और ये जो हम देखें कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ मतलब सेंटर में नहीं, प्रोविंस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड किए गए हैं। तो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल को मेजोरिटी दे रहे हैं अभी तक। मतलब
सेंटर में ऑफिशियल मेजोरिटी ही चल रहा है, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ रहा है। ओके, 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे मतलब एक बहुत बड़ा एक्ट है। यहाँ से क्या होता है ना, धीरे धीरे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। ये जो एक्ट बनता है इंडियन मतलब कुछ ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है, ज़्यादा स्ट्राइक चल रहा है, हंगर स्ट्राइक चल रहा है, तो इंडियन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये जो स्ट्राइक का, ये जो मूवमेंट का गवर्नमेंट ऑफ, ये सब एक्ट में इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, तो इसे मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। केम्सफोर्ड हमारा वाइसरॉय उस टाइम का, और मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब दो ही नाम आपको आएगा बड़े बड़े एक्ट में सब में, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा बना है कि अभी जो देखोगे अगर, तो वाइसरॉय एक है और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये ब्रिटिश मोनार्क को रिप्रेजेंट करता है वाइसरॉय। ये दोनों मिलके इंडिया को अभी चला रहे हैं। ये वाइसरॉय का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लॉ बनाने के, लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का अभी 60 मेंबर का बन गया है, और इसके साथ साथ हर प्रोविंस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बॉम्बे हो गया, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर हो गया, पंजाब हो गया, सब में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी चल रहा है। नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियन जो ऐड किए गए हैं उनका बातें भी सुने जा रहा है, लेकिन ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है अभी तक ऑफिशियल मेजोरिटी ही चल रहा है। ओके, अभी तक का सिस्टम यही है। तो मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है, हमारा जितना काम है मतलब गवर्नर के जितने काम हो गए उन्हें सब डिवाइड करते हैं। ओके, इसे 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 मतलब सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट में डालते हैं हम। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो सब्जेक्ट में डाल रहा है इसे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट। मतलब किस किस काम को सेंट्रल करेगा और किस किस काम को प्रोविंशियल करेगा। ओके, तो हमारा ये सिस्टम अभी भी चल रहा है। मतलब इंडिया में देखो तो अभी सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये यहाँ से डिराइव हुआ है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट। इसीलिए इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, कहाँ से किस चीज़ को लाया गया है यही देखने के लिए। ओके, तो ये जो सेंट्रल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट, ट्रांसफर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से लाया गया है। ओके, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट दोनों ऐड किए गए हैं, और एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट जितना है उन्हें और दो भागों में विभक्त किया गया है, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। ओके, तो सेंट्रल में जाहिर है कि सारे इंपॉर्टेंट काम जैसे रहेंगे, जैसे मिलिट्री हो गया, या फिर मिलिट्री हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब सेंट्रल लिस्ट में रहेंगे। प्रोविंशियल लिस्ट में छोटा मोटा काम जैसे हेल्थ हो गया, इलेक्शन सॉरी एजुकेशन हो गया, ये सब रह रहे। ओके, तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो लिस्ट में है, एक ट्रांसफर्ड है, रिजर्व। ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है, ओके, ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या क्या हो गया, देखो ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है ये मेयर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ये सब ट्रांसफर लिस्ट में आ रहा है। ओके, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये रिजर्व लिस्ट जितना है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे कि पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस हो गया, प्रिजन हो गया, लैंड रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट जितना है वो सब एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर रहा है। प्रोविंस ओके, तो इसे इस सिस्टम को डायरची, बेसिकली डायरची कहा जाता है, डायरची। ओके, इसे वो डायरची कहा जाता है। और वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 6 मेंबर थे, उनमें से 3, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 6 मेंबर रहा करते थे, हम जो देखेंगे तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये इसमें ये जो 6 मेंबर है
वहाँ से 3 इंडियन को भी ऐड किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। ओके, मिलिट्री हेड को छोड़ के बाकी 3 मिलिट्री में जो लॉ बनाते हैं उन्हें छोड़ के बाकी सब इंडियन, बाकी सब जो 5 बच गए हैं उनमें से 3 इंडियन को भी ऐड किए जा रहे हैं। ओके, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, मतलब मुस्लिम लोग ही सिर्फ मुस्लिम को चुनेंगे एक एरिया के, ये सब मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, अभी बढ़ा रहे हैं। सिख के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियन के लिए सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट शुरू किया जा रहा है। ओके, तो बेसिकली ये ड्रिप ड्रिप बना रहा है सारे कम्युनिटी, इंडिया के जितने कम्युनिटी है। ओके, और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एक ऑफिस क्रिएट किया जा रहा है अभी यहाँ पे। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये ऑफिस को वॉइड कर रहा है, इसे ख़त्म कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ख़त्म कर रहा है। इसके मतलब इसके बदले में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एक ऑफिस क्रिएट किया जा रहा है जो लंदन में स्थापित है। ओके, तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सब चेंजेस लाया है। तो इसमें और एक फीचर है जो कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में है, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हर 10 साल में इसे रिव्यू, नेक्स्ट 10 साल में इसे रिव्यू करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बैठाया जाएगा, ये बताया गया था। मतलब 1929 में इसे रिव्यू किया जाएगा, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं, ये सब रिव्यू किया जाएगा। इसीलिए 1929 में आता है साइमन कमीशन, 1929 में। ओके, 1929 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन क्या करता है, वो रिव्यू करता है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करता है। रिव्यू करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करता है, और उसके बाद वो 1930 में, 1931 में, 1932 में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये जो साइमन कमीशन, इनका सब रिपोर्ट को मिला के 1935 में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेता है। अगर आज का हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ओके, तो ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्शन जिसे हम कैरी कर रहे हैं आज के ये में। तो ये सब इन इवेंट्स में लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या, पहले तो ये जो हमारा ये जो था, ये सिस्टम जो था डायरची जो था, ओके, जिसे हम डायरची बोलते थे, इसे अबोलिश करने के लिए बोला गया है। तो इसे अबोलिश किया जाता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ओके, 1935 का अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे हम, तो ये लॉन्गेस्ट एक्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉन्गेस्ट एक्ट है सबसे। और ये बर्मा को इंडिया से सेपरेट करता है। मतलब अभी बर्मा जो म्यांमार अभी बोलते हैं, म्यांमार, इसे अलग अलग कर रहा है इंडिया से, अलग एक कंट्री बना रहा है। और सिंध को बॉम्बे से अलग कर रहा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो एक लार्जेस्ट प्रेसिडेंसी हुआ करता था। इसका जो नॉर्थ साइड जिसमें सिंध है, नॉर्थ वेस्ट साइड में सिंध प्रेसिडेंसी है, सिंध है, इसे अलग कर रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और उड़ीसा को बिहार से अलग कर रहा है, डायरसी को विड्रॉ कर रहा है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहा है, सभी हर प्रोविंस का ऑटोनॉमी दे रहा है। हमारा जो 1773 से जो शुरू हुआ था सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस 1861 तक, 1861 से डिसेंट्रलाइज होने लगा, ये अभी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, प्रोविंशियल सब ऑटोनॉमी पा रहे हैं। ओके, रेसिडुअरी वाइसरॉय के दिया रहा है। रेसिडुअरी पावर का मतलब अगर हम कुछ बना रहे हैं, कुछ
छोड़ दिया हमने, ये पता नहीं ये क्या है, अगर छोड़ दिया और फ्यूचर में काम आया, मतलब जिन पे एक्ट नहीं बनाए अभी तक, जिनका कोई लिस्ट से ताल्लुक नहीं है, ना ये स्टेट लिस्ट से आता है ना सेंट्रल लिस्ट में आता है, कहीं नया वर्क आ गया तो उसे हम रेसिडुअरी, जिसे बला हुआ मतलब छोड़ा हुआ बोल सकते हैं, कुछ अगर छूट गया है तो उनके ऊपर वाइसरॉय लॉ बना सकते हैं, ऐसा रेसिडुअरी पावर जिसे बोलते हैं, जो अभी है हमारे पास। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एससी, वुमेन और लेबर को इंक्लूड किया गया है, लेकिन एससी के लिए अलग मतलब जैसे हुआ था ना मुस्लिम के लिए और बाकी सब के लिए, मुस्लिम लोग ही मुस्लिम को वोट दे सकते हैं, ऐसे नहीं है, मतलब ये कुछ हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पूना पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट हो गया, और गांधी जी का कुछ हाथ है इनमें से, तो जो हमारा एससी है शेड्यूल कास्ट, उन्हें अलग रिप्रेजेंटेशन, हिंदू के अंदर में अलग एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट इनके लिए नहीं बनाया गया था। ओके, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो हम अभी देखे थे यहाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये अबोलिश किया गया पूरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबोलिश किया गया पूरा। ग्यारह से 6 लेजिस्लेटिव जो बाई कैमरलिज्म, ये इम्पोर्टेंट है, जब अभी चल रहा है, अभी भी कुछ स्टेट में चल रहा है, सेंट्रल भी है बाई कैमरल मतलब दो हाउस, हमारा सेंटर में भी अभी है 2 हाउस लोकसभा राज्यसभा, 6 स्टेट में भी है 2 हाउस विधानसभा विधान परिषद, ये जो है ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारी चीज़ हम अडॉप्ट किए हैं, तो ये बहुत बड़ा एक्ट है बेसिकली। तो बॉम्बे, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, बंगाल, ये सब बाई कैमरल बने लेजिस्लेटर। ओके, तो फेडरल कोर्ट सेटअप किया गया जो जाके सुप्रीम कोर्ट बना फ्यूचर में। ओके, फेडरल कोर्ट, तो और फेडरल पीसीएस बना गया, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल सेंट्रल में भी बनाया गया, प्रोविंसेस में भी बनाया गया, और जॉइंट सेंट्रल प्रोविंस जॉइंट में भी बनाया गया, और आरबीआई सेटअप किया गया है 1 अप्रैल 1935 टू बी प्रिसाइज, आरबीआई का सेटअप हुआ। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट आता है वो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ही आ जाता है 1947, तो इंडियन के इंडिपेंडेंट के बाद। लेकिन ये जो बीच 1935 से 1947, 1935 से 1947 यहाँ बहुत कुछ चीज़ें होता है, जैसे कि 1939 पे वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है, और वर्ल्ड वार 2 का बारे में आपको पता होगा, 2 पावर्स होते हैं, एक्सेस एंड अलाइज, अलाइज में ब्रिटिश रहता है, यूएसए रहता है, ये सब वर्ल्ड वार में इंडिया को बिना पूछे इंक्लूड किए कर देते हैं ब्रिटिश, और इंडियन के हेल्प चाहते हैं, तभी इंडियन अपना इंडिपेंडेंस की मांग रखते हैं, और ब्रिटिशर राजी हो जाते हैं कुछ देर बाद, मतलब देखते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि इंडियन सिचुएशन, जो हिस्ट्री में हम देखेंगे हिस्ट्रिकल इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा इसमें, तो अभी ज़्यादा देर इंडिया में रही नहीं ब्रिटिशर नहीं रह पाएंगे, इन्हें पता चल जाता है, तो वो 1942 में अगस्त ऑफर देते हैं, कुछ ऑफर देते हैं, तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बनाते हैं। ओके, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बना, जिसे जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ओके, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा वो कैसे काम करेगा, कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, कैसे बनाएंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ये सब ये 1935 से अराउंड 34-35 से शुरू होगा 1946 तक। ओके, तो ये जो हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वहीं में भी आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इंडियन मैप है उस टाइम का, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एक बात तो ये है कि ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं ये एक मुस्लिम मेजोरिटी
एरिया हुआ करते थे। और ये जो वाइट में आप देख रहे हैं ये सब प्रिंसली स्टेट है जो डायरेक्ट ब्रिटिश मोनार्क्स के अंडर में आते हैं रेदर देन वाइसरॉय। और ये जो ये है मतलब ये दोनों वाइसरॉय के अंडर में आते हैं। ये प्रोविंसेस ये सब ये प्रोविंसेस वाइसरॉय के अंडर में आते हैं सारे। ओके, बेसिकली ये इलेक्शन हुआ था कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके तो इतना ही क्लास है। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देख लिए कि कैसे कहाँ से कुछ आया, कहाँ से क्या चीज़ आया। अभी देखेंगे नेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना बेसिकली। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल। और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।